स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। क्लास 9th के मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने थर्ड एक्सरसाइज तक के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको देख रखा है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन देखा था हम लोगों ने लास्ट में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रिकरिंग क्या है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और रिपीटिंग देखा हम लोगों ने उसको कैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब यानी कि कैसे वो एक रेशनल नंबर है ये हम प्रूफ करें, दैट इज उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो जो रियल नंबर होती हैं, रियल नंबर क्या क्या है, रियल नंबर में रेशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया है ना। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आती हैं और इरेशनल नंबर भी आती हैं। तो कोई भी नंबर हो, रेशनल हो या इरेशनल हो, डेसिमल में हो, कैसे भी हो, ठीक है, उसको हम कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को बस यही जो है देखना है। ठीक है, ठीक है। तो इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट एनी रियल नंबर हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन। दिस हेल्प्स अस टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। लेट अस सी हाउ। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देख रखा है कि हर एक नंबर, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसको रियल नंबर पे या नंबर लाइन पे जो है शो जरूर कर पाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम लोगों को इस लेक्चर में देखना है। तो सपोज वी वांट टू लोकेट 2.665 ऑन द नंबर लाइन। तो ये मान लो कि हमको 2.665 ये जो नंबर लिखी हुई है इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, वी नो दैट दिस लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है ना कि ये 2 और 3 के बीच में है। 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2 पॉइंट समथिंग का मतलब 2 से बड़ी है। ठीक है ना, जिस पॉइंट पे बात की जा रही है, जैसे 2.66 बोला जा रहा है, तो ये 2.6 से भी ज्यादा है ना, क्योंकि 2.6 क्या होता है, 00600। ठीक है, तो उससे ज्यादा है और 2.7 से कम भी है। तो सबसे पहले तो हम इस डिजिट को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर 2.6 यानी कि 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 2 और 3 होता है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन ये होती है ना, बीच में 0 होता है, इधर +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3 ऐसे आता जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो 2 और 3 के बीच का गैप है उसको हमने जूम कर लिया, इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और इसके बीच में जो 10 डिविजन्स हैं उसको हम लोगों ने थोड़े से बड़े बड़े बना करके हमने देख लिए। तो यहाँ पे पहला डिवीजन क्या होगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और ये 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9, और ये क्या हो गया, 3। तो इस तरीके से 10 डिवीजन हम लोगों ने बना लिए। ठीक है, so let us look closely at the portion of number line between 2 and 3. Suppose we divide this into 10 equal parts and mark each point of division as in figure 1.11 first. Okay, then the first mark to the right 2 will represent 2.1. तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने अभी जो बात करी यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद का प्रोसेस कुछ नहीं है, मैं आपको ऐसे अगर सिंपली एक लाइन में बता दूं तो इस तरीके से हमको उस नंबर के क्लोज जाना। जैसे हमने सबसे पहला डिजिट लिया, ये नंबर हमारी क्या थी, हमारी नंबर थी 2.665, पहला डिजिट लिया। ठीक है, 2 और 3 के बीच में हो गया, यहाँ पे 0.6 है तो 0.665 यानी कि 0.6 और 0.7 के बीच में है। तो अब हम यहाँ पे दो यहाँ पे पॉइंट लेंगे, 0.6 और 2.7 वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए गए ना, कौन कौन से लिए गए, ये 2.6 ले लिया गया और ये 2.7 ले लिया गया। तो 2.6 को यहाँ पे लिया और 2.7 को यहाँ पे लिया, और उसके बीच में हमने फिर 10 इक्वल डिविजन्स बनाए। ठीक है, तो पहला डिवीजन क्या होगा, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, इस तरीके से 2.69 और 2.7 तक हमने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में क्या मिला हमको, 2.65, लेकिन हमारा जो नंबर थी वो क्या थी, 2.665। हमारी नंबर क्या थी, हमारी नंबर थी 2.66। ठीक है, तो 2.66 के आगे है 665 है, 2.66 पे जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखोगे ये 2 पॉइंट है, 2.66 और 2.67, तो इसी के बीच में है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को फिर से मार्क किया, किसको किसको मार्क किया हमने, 2.66 को और उसके बाद 2.67 को, इन दोनों को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, बड़ा बनाया। तो क्या हो गया, 2.66 और ये 2.67 है। तो इसके बीच में फिर हम मार्क करेंगे 10 डिविजन्स। तो क्या होगा,
2.661, 2.662, 2.663, इस तरीके से बीच में हमको क्या मिलेगा 2.665, ठीक है, और ये 669 और ये 2.67। ओके, सो हमारी नंबर क्या थी, हमारी नंबर यही थी ना 2.65। तो इस तरीके से हमने अपनी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन पे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये प्रोसेस समझ में आया होगी, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं कि किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो फिर जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं 3.4443 ले लेते हैं ना, तो 3.4325 मान लो ये चाहिए हमको, इतनी बड़ी नंबर मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सब लोगों को मालूम है कि नंबर लाइन कैसे ड्रा करते हैं। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है, बीच में जीरो होता है, जीरो के बाद यहाँ पे +1 बनाते हैं, फिर +2 बनाते हैं, फिर +3 बनाते हैं, ऐसे तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, फिर यहाँ पे -1, फिर -2, फिर -3, ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक हम लोग जाते हैं, ठीक है। सो अब हमको देखना है कि हमारी नंबर जो है वो किसके बीच में लाई कर रही है। सो हमारी नंबर किसके किसके बीच में, 3 से बड़ी है, 3.4 है, यानी कि 3 और 4 के बीच में है 3.4, ठीक है। ओके, सो 3 और 4 को मार्क करेंगे। सो यहाँ पे ये हो गई 3 और ये नेक्स्ट हो गया क्या 4। तो 3 और 4 को जरा हम जूम करेंगे तो कैसे हम बनाएंगे, यहाँ देखते हैं। ये हो गया हमारा 3 और ये हमने बना लिया यहाँ पे क्या 4। तो इसके बीच में 10 डिविजन्स बनाएंगे, तो ये बीच में दिख रहा है ना, इसको मैं बोलता हूँ 3.5, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 2 3 4, ये क्या हो गया 3.1 3.2 3.3 3.4, और यहाँ क्या हो गया 5 और 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, ठीक है। सो हमारा जो कंसिडरेशन है वो किस पे होगा, 3.4 और 3.5 के बीच में। सो हम क्या करेंगे, अब की बार हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, किसको 3.4 और 5 वाले को। तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना, सॉरी ये वाला नहीं है, क्या है हमारा पॉइंट 3.4 और 3.5, ठीक है। तो इन दोनों को बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 3.4 मिल गया और ये क्या मिला हमको यहाँ पे 3.5 मिला, ठीक है। सो ये क्या होगा 3.41, ये क्या होगा 3.42, फिर क्या मिलेगा 3.43, फिर क्या मिलेगा 3.44, ठीक है। ऐसे मिलता जाएगा आगे। तो हम क्या करेंगे, हम फिर इसको जूम करेंगे 3.43 और 3.44, क्योंकि इसी के बीच में है हमारी नंबर, है ना। 3.44 ये 4 से कम है, ठीक है। सो 3.44 और 3.43 को यहाँ पे 3.43 लिखा, ठीक, और यहाँ पे क्या बनाया मैंने 3.44, इसके बीच में क्या मिलेगा मुझको 3.431 3.432, फिर क्या मिलेगा 3.433, फिर क्या मिलेगा 3.434, फिर 3.435। तो देखो हमारा नंबर किसके बीच में 3.43225 है ना, यानी कि 432 से 433 के बीच में है, ठीक है। सो 432 यहाँ पे मिलेगा, इससे 433 के बीच में है, इसके बीच में है। तो इन दोनों को फिर से यहाँ पे अगर हम बड़ा सा बनाएं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमने क्या क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 3.432, ओके, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया 3.433, ठीक है। तो इसके बीच में हमको क्या मिलेगा, बीच में हमको मिलेगा 3.4325, 4325 मिलेगा, क्योंकि 4321 4322, ठीक है ना, फिर 4323 और उसके बाद 4324, उसके बाद 4325। तो ये हमारी क्या नंबर है। तो इस तरीके से हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, किसके बीच में होगी, ये होगी 3.432 और 3.433 के बीच में होगी। और एक्चुअली अगर हम बात करें मेजर स्केल पे, तो ये 3 और 4 के बीच है हमारी नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नया अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कॉल दिस प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास एज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, क्योंकि हम जो पर्टिकुलर नंबर जो है, जो पॉइंट्स है, उनके बीच में क्या कर रहे हैं 10 इक्वल डिविजन्स बनाते जा रहे हैं, यानी कि हम जूम करते जा रहे हैं उसको, उसके अंदर तक जो है हर एक पॉइंट को एक्सप्लोर करके नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। So we have seen that it is possible by successive magnifications
to visualize the position or representation of a real number with a terminating decimal expansion on the number line. Let us now try and visualize the position or representation of real numbers with a non-terminating recurring decimal expansion on the number line. तो अगर अब हमको रिप्रेजेंट करना हो कि जो रिकरिंग वाला केस हमने देखा था कि बार बार कोई वैल्यू या फिर कोई पोर्शन रिपीट कर रहा हो, तो उस टाइप के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. वी कैन लुक एट appropriate intervals through a magnifying glass and by successive magnifications visualize the position of the number line number on the number line. ठीक है. So जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल क्या लिखा हुआ, visualize the representation of 5.37 bar on the number line up to 5 decimal places. तो 5 decimal places यानी कि 5.37777. तो जो हम लोगों ने ये प्रोसेस देखी, सेम वही प्रोसेस हमको फॉलो करनी है. बस ये ध्यान में रखना कितने टाइम तक फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम तक हम जूम करेंगे. ठीक है. एक बार 5.3 लेंगे और 5.44 इसके बीच में करेंगे, फिर 5.37 और 5.38 के बीच में करेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से जो है हम धीरे धीरे इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमें रिक्वायर्ड नंबर ना मिल जाए. ठीक है. तो कोई अंतर नहीं है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा सेम वैसे. जैसे यहाँ पे मैंने 5.3 और 5.4 के बीच में देखिए जूम कर दिया, 5.31 मिला, 32 मिला ना, तो ऐसे 37 मिलेगा और 38 मिलेगा. तो 37 और 38 को फिर से कर दिया, तो 37 और 38 को देखो यहाँ पे क्या मिला, 371 372 373 374 375 376 377 और 378. तो 377 है. ठीक है. तो 377 और 378 को फिर से करेंगे तो 3777 मिलेगा यहाँ पे. ठीक है ना. फिर 3778 मिलेगा, तो 8 तक नहीं जाना है ना, इसके बीच में कुछ होगा. तो और फिर इसको एक बार जूम करेंगे. ठीक है. तो हमको क्या मिल जाएगा, 5.3777 इस तरीके से मिलेगा. हम फिर से इसको करेंगे तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया. तो इस तरीके से हमारी ये प्रोसेस है कि किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. वी कैन प्रोसीड एंडलेसली इन दिस मैनर. हम चाहें तो ऐसे करते चले जाएं. ठीक है. क्योंकि कितने डिजिट हैं, ठीक है, ये हमको भी नहीं मालूम. इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, तो जितने मर्जी उतने डिजिट तक आप करते जाओ. ठीक है. बेसिकली क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कितने डिजिट तक करना है. ठीक है. जैसे इस क्वेश्चन में दिया था ना 4 डिजिट तक. ओके. The size of the portion of the line we specified depends on the degree of accuracy we would like for the visualization of the position of the number on the number line. ठीक है. तो जितना ज्यादा हम एक्यूरेटली इसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उतना ही वो okay, so you might have realized by now that the same procedure can be used to visualize a real number with a non-terminating non-recurring decimal expansion on the number line. तो सेम प्रोसेस है, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है ना, और चाहे वो टर्मिनेटिंग हो. ठीक है. सबका जो है प्रोसेस सेम है. इन द light of the discussion above and visualizations, we can again say that every real number is represented by a unique point on the number line. तो हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया वहाँ पे देख लिया कि चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, चाहे रिपीटिंग डेसिमल हो, हर एक नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और एक पर्टिकुलर पॉइंट जो रियल नंबर पे है वो एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है. इसको हम लोगों ने फिर से एक बार देख लिया. ठीक है. सो अब एक्सरसाइज 1.4 है आपके पास. 1.4 में कुछ खास नहीं करना है. आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं. पहला क्वेश्चन में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है 3.765, इसको आपको विजुलाइज करना है. तो सेम प्रोसेस है, आपको कॉपी में अपने बनाना होगा, ऐसे जूम करके दिखाना होगा. 10 डिवीजन हर एक पार्ट के लिए बनाने पड़ेंगे जब तक कि हमारी ये नंबर ऑब्टेन्ड नहीं हो जाती है. और दूसरे में क्या है, एक रिपीटिंग नंबर है, तो आपको रिपीटिंग नंबर के लिए सेम वैसे ही करना जैसे इसके लिए करना. ठीक है. तो आप इसको ट्राई करें करने का. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस टॉपिक पे बात करेंगे जो है कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर. रियल नंबर पे हम कैसे कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं. ठीक है. रेशनलाइजेशन है, क्या होता है क्या नहीं, वो सब हम लोग देखेंगे. तो अभी के लिए आपका ये होमवर्क है कि आप ये 2 क्वेश्चन करेंगे, कि बहुत ज्यादा कुछ खास बताया नहीं गया इसमें, बस केवल आपको विजुलाइज करना. तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लें. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इस वाले टॉपिक पे प्रोसीड कर जाएंगे. ठीक है. ओके. सो हम लोगों ने अभी ये देख लिया, ठीक है, कि कैसे हम रियल लाइन पे नंबर्स को शो करेंगे. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. यू हैव लर्न्ड इन अर्लियर क्लासेस दैट रेशनल नंबर्स satisfy the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication. तो हम लोग को ये मालूम है कि जो इरेशनल नंबर होती हैं और रेशनल नंबर होती हैं, सॉरी अभी हम बात कर रहे हैं किसकी,
रेशनल नंबर की, ठीक है। रेशनल नंबर में हम लोग देख चुके हैं, पिछली क्लासेस में देख चुके हैं और प्रॉब्लम भी कर चुके हैं कि जो रेशनल नंबर्स होती हैं वो कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। Moreover, if we add, subtract, multiply or divide except by 0 two rational numbers, we still get a rational number. तो अगर हम किसी इरेशनल नंबर को, ठीक है, किसी रेशनल नंबर्स को अगर हम रेशनल नंबर को आपस में ऐड करें, ठीक है, आपस में ऐड करें, उनको सब्ट्रैक्ट करें, जैसे कि मान लें यहाँ पे दो रेशनल नंबर हैं, मैं यहाँ पे रेशनल नंबर लेता हूँ, एक ले लेता हूँ p बाई क्यू, एक ये रेशनल नंबर है, दूसरी है m बाई n। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ या मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, या मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, या मैं इनको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, बस ध्यान रखना है कि यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब हर एक केस में, हर एक सिचुएशन में हमको जो अगेन नंबर मिलेगी वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिलेगी, जहां पर दोनों इंटीजर होंगे, यानी कि वो भी एक क्या होगी, रेशनल नंबर होगी, ठीक है, रेशनल नंबर होगी। सो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि और अगर नहीं जानते हैं, आपने नहीं पढ़ रखा है, तो आप अभी से जान लीजिए कि रेशनल नंबर को आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो एक रेशनल नंबर ही मिलेगी, ठीक है। अब लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इरेशनल नंबर की, ठीक है, it turns out that irrational numbers also satisfy the commutative, associative and distributive law for addition multiplication. However, the sum, difference, quotient and product of irrational numbers are not always irrational. So ये चीज हमको पहले समझनी है कि जिस तरीके से हमने देखा कि रेशनल नंबर्स होती हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि a इंटू बी किया तो b इंटू ए किया, दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करती है रेशनल नंबर्स, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, जैसे कि a यहाँ पे b प्लस सी कर दिया गया तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा और प्लस ए सी हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम बात करें जैसे कि ए बी सी की, ठीक है, तीन तीन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चाहे हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें, या फिर ए और सी को मल्टीप्लाई कर लें, या ऐसे कहो कि बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करें, तो बात एक ही है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रेशनल नंबर सेटिस्फाई करती हैं वैसे ही इरेशनल नंबर भी सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में बताया कि रेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करें, जैसे रेशनल नंबर R1 है, इसको मैंने प्लस किया R2 के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे तो हमको जो मिलेगी वो भी क्या होगी, रेशनल होगी, मैं उसको R3 बोलूंगा। लेकिन इरेशनल नंबर के केस में हमेशा ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर हमको ध्यान में रखना होगा। ये क्या ध्यान रखना होगा, पहली चीज ये ध्यान रखनी होगी कि अगर कभी भी किसी इरेशनल नंबर में, किसी भी इरेशनल नंबर में हम कोई रेशनल नंबर ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि दोनों नंबर अलग अलग हैं, एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो जो रिजल्टिंग नंबर होगी वो ऑलवेज क्या आएगी, इरेशनल, क्या आएगी, इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल आएगी, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना, ठीक। सो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सो हम लोगों ने अभी जो बात करी कि अगर मैं एक रेशनल नंबर लेता हूँ, ठीक है ना, एक रेशनल नंबर लेता हूँ और एक इरेशनल नंबर लेता हूँ, ठीक है, और इसका सम करें या डिफरेंस करें तो हमको जो मिलेगा वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। सो ये हमको सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो चाहे उसका प्रोडक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस किया तो वैसे ही चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, किससे, ठीक है, एक रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से, तो वो भी इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो चाहे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, कुछ भी करें, ठीक है, क्या मिलेगा हमको, इरेशनल ही मिलेगा। एक रेशनल है एक इरेशनल है तो ऑलवेज क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। सो अगर ये माइंड में आ रहा हो कि यार एक चलो ठीक है, एक रेशनल है दूसरी इरेशनल है,
ठीक है, रेशनल है और क्या है, इरेशनल है, तब तो ठीक है भाई, इरेशनल आएगा। लेकिन अगर दोनों इरेशनल हैं, ठीक है, और प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, इरेशनल के साथ ही, तो क्या मिलेगा, तो श्योर नहीं है, नॉट श्योर, ठीक है ना, नॉट श्योर, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं, बाकी उसके बाद कुछ खास है नहीं, ठीक है। हमको ये बताना होता है कि कौन सी नंबर रेशनल होगी, कौन सी इरेशनल होगी, और वहां पे देखना होता है क्या किया गया है, ठीक है, ऐड किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, डिवाइड किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, क्या किया गया। ठीक, जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो क्या लिखा है, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 पाई -2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। तो इसको चेक करना है, तो भाई √5 के बारे में पता है कितना होता है, ये इरेशनल होता है, 2.236 ऐसे डिजिट्स आते जाते हैं, √2 भी क्या है, इरेशनल है, पाई भी क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे देखो, इरेशनल को और रेशनल के साथ सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है। उसको देख भी लेते हैं, आप इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट तो 1.141 ये सब मिलता रहेगा, यानी कि डेसिमल के बाद कोई चेंजिंग हुई क्या, नहीं हुई, नहीं हुई, तो फिर ये क्या है, इरेशनल ही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो √2 में 21 ऐड किया, 21 ऐड करोगे तो 21 + 1 कितना हो जाएगा, 22 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद कोई चेंजिंग हुई क्या, नहीं हुई, ठीक है, रैंडम डिजिट्स ही आ रहे हैं और पता नहीं कब तक आएंगे, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल ही है। यहाँ पे देखो √5 में आप 7 में √5 से डिवाइड कर दो, इतने से डिवाइड करो, क्या होगा, ठीक है, बताओ आप क्या होगा। 7 में √5 से आप डिवाइड करेंगे, मान लो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, रेशनलाइज करें इसको, तो √5 से ऊपर √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √5 × √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा, 7 ऊपर क्या है, ऊपर इरेशनल है भाई, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया गया √5 में, और फिर 5 से डिवाइड किया गया, तो अल्टीमेटली डेसिमल में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। वो डिवाइड होकर के फिर वैसे ही डेसिमल हमको मिलने लगेंगे, जैसे कि पहले मिल रहे थे, रैंडम कोई भी नंबर आएगी, ठीक है। हमको डिवाइड जब तक नहीं करें तब तक मालूम नहीं चलेगा, और कंटिन्यूअसली ऐसे करते जाएंगे, और कहीं भी हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इरेशनल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे हम मल्टीप्लाई करें, चाहे हम डिवाइड करें, ठीक है, चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, इरेशनल नंबर में रेशनल को हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और ये हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये है, ऐड 2√2 + 5√3, इसको ऐड करो किसमें, √2 - 3√3 में। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2√2 5√3 है, √2 - 3√3, ठीक है। सो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 2√2, ठीक है, +5√3 ये दिया हुआ है, इसमें हमको ऐड करना है, ऐड करना है किसको, ऐड करना है √2 - 3√3, ठीक है। सो ऐड करेंगे, तो जैसे हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते थे कि x को x के साथ ऐड करेंगे, ठीक है ना, और y वाले को y वाले के साथ ऐड करेंगे, तो सेम वैसे यहाँ पे करना है। जो √2 का टर्म है वो √2 के साथ ऐड होगा, और जो √3 का टर्म है वो √3 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस, ठीक है ना, जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो +√2 आएगा और -3√3 आएगा। ये साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 1√2 है, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, 3√2, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5√3 तुम्हारे पास है, 5√3 है, और कितना निकालना है उसमें से 3√3, तो कितना बचेगा, 2√3, ठीक है। और यहाँ पे साइन किसका लगेगा, प्लस का, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2√3। तो ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस ऐड करना है, मतलब यानी कि देखना है कि किसके साथ कौन ऐड होगा, ठीक है। ये भी इरेशनल नंबर ही रहेगा, ओके। अब जैसे कि एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। तो 6√5 और 2√5 को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 6√5 और मल्टीप्लाई किया 2√5 से, ठीक है। सो इस इंटीजर का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12, और मल्टीप्लाई ही चल रहा है, तो √5 और √5 मल्टीप्लाई करेगा तो √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 12 और ये स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60। अब ये क्यों होता है, ये जरा देख लो आप, ऐसे आप समझ सकते हो कि √5 × √5 बाई 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर होगा तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होगा। अंडर √5 का स्क्वायर मतलब √5 का मतलब होता है 5⁻1/2, इसका हम कर रहे हैं स्क्वायर, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5⁻1 यानी कि 5, तो 5 आंसर हमारा आ जाएगा। सो आप हमेशा याद रखें, जैसे कि √2 × √2 आ गया तो
क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, √3 इंटू √3 आ गया, क्या लिखेंगे भाई बताओ 3 लिखेंगे, ठीक है। सो जब भी आपको ऐसा मिलेगा तो ये समझ लो कि ये जो स्क्वायर रूट है और ये जो पावर 2 है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा 3, ठीक है। सो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, एकदम हल्की सी चीजें आप सबको पता होंगी ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हैं। तो आप क्या करें, इस पे ऑपरेशन में बस यही सब है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश